प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। कुछ देर में हमें सुहेल वड़ाइच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़कार हैं, कॉलम निगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे पहले ये जो आज हुकूमत की तरफ से ख़बर आई कि 172 लोगों के नाम इस सील में डाले जा रहे हैं, जिसमें फ़रियाल तालपुर का नाम भी शामिल है, आसिफ ज़रदारी का नाम शामिल है और शायद चीफ़ मिनिस्टर सिंध का नाम भी शामिल है। तो ये कितनी बड़ी खबर है ये आपके ख्याल में? ये तो मुतवक्को था चीफ मिनिस्टर के बारे में। शायद उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम फहरिस्त में हैं उन सबके डालेंगे। ये तो बड़ी गलत रवायत होती है। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर ये सील पर डालना शुरू कर दें तो ये कहाँ जाकर रुकेगी बात। लेकिन दूसरी बात जो फवाद चौधरी साहब ने कही है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, कि इंशाल्लाह 31 से पहले जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। और आज जरदारी साहब और उनके साहबजादे बिलावल ने जो तकरीरें की हैं घड़ी खुदाबख्श पे, वो भी इंतहाई सख्त है। उन्होंने कहा आप टीवी पे बकवास करते रहते हैं। मेरे ख्याल से बेनामी वज़ीर आज़म भी कहा बिलावल ने इमरान खान को, और उनकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। लेकिन वो जो 2015 वाली तकरीर थी, या बल्कि जो हाल ही में भी तकरीर उन्होंने की, वो लाइन नहीं ली उन्होंने। जी, ये बात ठीक है आपकी। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। सुहेल वड़ा में ज्वाइन कर लिया है। सुहेल वड़ा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी। कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो इस दफ़ा ना आप गए नो डारो और ना मैं गया। नहीं तो पहले तो कई दफ़ा हमने ये वहाँ जो 27 दिसंबर वाला सीन है हमने खुद देखा हुआ है। मेरा ख्याल से हम इकट्ठे भी गए हुए हैं। जी, कई दफ़ा गए हैं जी हम। तकरीबन पहले तो हर दफ़ा जाते थे, हर दफ़ा उन्होंने शायद उस तरह से इंतज़ामात नहीं किए, या वो उस तरह से मेरा ख्याल है कोई अपने मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं कि उन्होंने उसका ना इनवाइट किया है, ना शायद इस दफ़ा लोगों को बुलाया है। तो और उनको शायद अंदाज़ा है कि ये वो तकरीब है जिसके बाद उनके गिर्द जो है वो घेरा तो पहले ही तंग है, उनकी गिरफ़्तारी की तैयारी है। आज लग भी ऐसा रहा है। तो लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि जरदारी साहब गिरफ़्तार करेंगे तो कोई आग लग जाएगी, या बहुत कोई मुल्क गिर एहतजाज होगा, या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा होगी। लेकिन सियासत के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका फ़ौरी रद्द-ए-अमल नहीं आता। इसका रद्द-ए-अमल कुछ अरसे बाद आएगा। यही जरदारी साहब जिन पे इस वक्त हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है, मुझे याद है कि जब ये इन्होंने जेल काट ली थी तो ये मर्द हुर हो गए थे, और इनके जो बदतरीन मुखालिफ थे वो भी कहते थे कि इनको क्यों कैद रखा हुआ है जब इनके ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हो रहा। तो जेल जो है वो बड़े सारे एक जो होती है, ये भी एक लॉन्ड्री होती है जिसमें सब गुनाह जो है धुल जाते हैं। तो जरदारी साहब को जेल भेजेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की मेजॉरिटी पार्टी है, फिर वो सिंध में उनकी हुकूमत भी होगी। आप चीफ मिनिस्टर का नाम भी अगर ECL में डालेंगे तो ज़ाहिर है ये रवायत आगे चलकर बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। तो एहतसाब और जो निज़ाम हुकूमत है इस चलाने में कुछ थोड़ा सा तवाज़ुन कायम करें। यहाँ कोई इनकलाब फ़्रांस नहीं आया कि सारे मुखालफों को मार के उनकी लाश के ऊपर बैठ के जश्न मनाना है। भाई इलेक्शन के अंदर आपको भी सीटें मिली हैं, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी सीटें मिली हैं। हुकूमत जो है उसको ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और अपोजिशन को कम मिली हैं। लेकिन ये मैंडेट कब मिला है कि सबको तहे तेक करके और उसके ऊपर जश्न मनाएं, सबको जेलों में भेज दें और अकेले जो हैं वो हुकूमत करें। अब इस वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त बदल जाता होता है। हमने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत से वक्त बदलते देखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवायत डाल रहे हैं, सबको अंदर डालो, मारो, और पैसा जो है वो चाकू मार के निकालो, निकलना कुछ नहीं है। काश कुछ निकल आए। हम तो सब उम्मीद करते हैं कि कोई मुल्क को फ़ायदा हो जाता, कोई करप्शन के ख़िलाफ़ अच्छी रवायत पैदा हो जाती। लेकिन वो तब पैदा होती है जब आप कानून का एहतराम करें, मुखालिफ को इंतकाम ना लगे, फिर तो अच्छी रवायत कायम होती है, एहतसाब कायम होता है।
लेकिन अगर आप इंतकाम की रवायत डालें, सब लोगों को ये लगे इंतकाम हो रहा है। काउंटर नैरेटिव है वो तो ये है ना कि जी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, नैब बिल्कुल आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, ये अपने करतूतों का शाह खजाना भुगत रहे हैं। आपने देखा ही होगा जो JIT की रिपोर्ट है उसमें बड़ी तफसील से कोई इल्ज़ामात की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बिलावल ने आज कहा कि यार जब मुझे भी इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। पहला जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है उसको दबाने का जब मैं 6 साल का था। फिर दूसरी बात ये कही गई है कि मुल्क में 1 यूनिट बनाने की कोशिश की जा रही है और 1 पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आज वहाँ बाज़गश सुनी गई। तो कोई लगता है आपको ऐसा? क्या क्या ख्याल है असदुल्ला साहब? जी ये तो सोहेल बड़ाई साहब बताएंगे। जी सर। देखें, आप निज़ामी साहब, आपने तो सब कुछ बहुत करीब से देखा है, इक़्तिदार के ऐवानों से भी देखा है, बतौर साफ़ी भी देखा है। तो ये जो भी अरेंजमेंट मसनूई होता है ना, ये टूट जाता है। कि फ़र्ज़ करें 1 यूनिट बनाया गया, पहले भी आपको पता है कि 1 यूनिट बना, कई कोशिशें हुई हैं, पैरिटी का असूल आया, फलाना आया, भाई ये सब चीज़ें मसनूई थी। अल्टीमेटली आपने देखा कि 18वीं तरमीम आई, आपने देखा कि सारा कुछ जो है वो बदला। तो अब भी आप वक्ती तौर पर कोई तब्दीली ले भी आएंगे, 18वीं तरमीम ख़त्म कर लेंगे, फिर सूबों की महरूमियाँ फिर सर उठाएंगी, फिर आपको उनको दोबारा देना पड़ेगा। तो ये तो एक सर्कल चलता रहेगा। जितनी देर तक आप दुनिया भर में सफ़र जो है वो जमहूरियत की तरफ जारी है, आज़ादियों की तरफ जारी है, पाकिस्तान में उल्टा सफ़र जारी है कि जितनी जमहूरियत मिल गई है वो भी वापस लें, जितनी मीडिया को आज़ादी मिल गई है वो भी वापस लें। तो अगर आप वापस ले भी लेंगे ये सब कुछ तो फिर देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में ये दिया जा रहा है। तो किस तरह पाकिस्तान उससे पीछे रह सकता है? यहाँ एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो मेजॉरिटी में आ रही है, उससे आज नहीं तो कल ये एहसास होगा कि ये एक नेमत है जिससे उसे महरूम कर दिया गया है। तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो मेजर्स लिए जा रहे हैं ये PTI के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगे, और जो उसकी इस वक्त एक गुडविल कायम है ये भी बहुत जल्दी ख़राब होगी। और ये जो लीडर हैं जो कि सब जेलों में चले गए, 6 महीने बाद आप देखेंगे कि ये मजलूम बन जाएंगे और इनके ये सब जो गुनाह हैं ये छुप जाएंगे। ठीक। अच्छा सोहेल साहब, ये आपने ये JIT रिपोर्ट जो है इसका मुताला किया होगा, जिसको पीपल्स पार्टी ने झूठ का पलंदा करार दिया और कहा कि ये अफसाना है, सरासर झूठ है। आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद और ओवरऑल जो 4-5 महीने से प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, जो हकायक आपके सामने आए हैं, आप इसको कितना झूठ समझते हैं और कितनी हकीकत आपको इसमें नज़र आती है? देखें, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मैं तो ख़ुद कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं डॉन का एडिटोरियल इसी JIT पे है और उसने बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि ये तफ्तीश का ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप इतने ताकतवर लोगों को तफ्तीशकार मुकर्रर कर देते हैं कि वो जो भी कह दें और जो भी वो उनका ज़हन हो उसके मुताबिक तफ्तीश हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर कोई भुट्टो फैमिली का हामी होगा और वो ताकतवर होगा तो वो तफ्तीश उसी के मुताबिक होगी, अगर उनका मुखालिफ होगा तो उसी तरह के शवाहिद मिल जाएंगे। ये हम रोज़ देखते हैं, इसी तरह होता है और उसमें भी इसी तरह हो रहा है। और जब उसमें सिविल और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम आ जाते हैं तो फिर तो ये यकीनी हो जाता है कि जिस तरह की JIT की तश्कील है उसी के मुताबिक फ़ैसला होगा। यानी ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पैदा होती कि भाई फ़ैसला क्या होगा। जिस दिन JIT बनती है उसी दिन पता चल जाता है फ़ैसला क्या है। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, इस दफ़ा भी यही हुआ है। तो ये कैसी तफ्तीश है कि जिसमें कोई बेगुनाह ही नहीं निकलता, सभी गुनाहगार हैं। मैं कथा कलामी माफ़, ये मैंने भी कॉलम में लिखा था कि ये फ़ैसले तो आसमानों पे हो जाते हैं पहले ही, और बाद में तो कार्रवाई का पेट भरते हैं। वो जिस आपने एडिटोरियल का जिक्र किया वो तो मैंने पढ़ा है, लेकिन जो बात मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि एक बड़ा प्रिंसिपल होता था पहले जी,
चाहे वो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि सिविलियन अदारों की हजारादारी। ये JLT क्या चूचू का मुरब्बा है जिसके अंदर सिविलियंस भी हैं, जिसके अंदर MI के लोग भी हों, जिसमें ISI के भी लोग हों, तो वो क्या इंसाफ का या क्या तहकीकात का पैमाना होगा कि इसका मतलब है कि ये एक किस्म की हमारी सिविलियंस की इम्प्लिसिटली ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम नाकाम हैं बेलाग और मुनसिफाना इंसाफ करने में, तो हमें और लोगों की मदद लेनी पड़ रही है, अदारों की बल्कि। जी हाँ निज़ामी साहब, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। पहले जो होता था कि जो कोई टेररिज्म का वाक़या होता था उसकी जो JIT बनती थी उसमें डिफेंस के अदारे शामिल होते थे और उसकी समझ आती थी कि भाई ये ऐसा मामला है जो स्टेट का मामला है। अब अगर करप्शन के मामलात में भी जो है वो फ़ौज शामिल होगी तो फिर बड़े सवालात उठेंगे सिविल हाकमियत के बारे में, और उठ रहे हैं। और ज़ाहिर है सिविल जो है उसके रास्ते बंद हैं कि वो किसी दिफाई मामले में कोई मदद कर सके या मुआवनत कर सके, हत्ता कि सेक्रेटरी दिफा भी अब फ़ौज से आता है। तो एक तरफ तो इतनी सख्ती है कि भाई किसी सिविलियन को उसके मामलात सेक्रेटरी तक देखने की इजाज़त नहीं है, और दूसरी तरफ जो करप्शन के मामलात हैं वो भी फ़ौज देखेगी। तो ज़ाहिर है कोई ना कोई कल से कोई ना कोई फ़ौजी ज़रूर या अस्करी हल्के ज़रूर इस पे गौर करेंगे कि ये डिस्पैरिटी, ये जो अदम तवाज़ुन है, ये मुनासिब नहीं है, ये चुभेगा लोगों को, बिल आखिर सिविल सोसाइटी को। और फ़ौज का निज़ाम इतना अच्छा है, इतना इंसाफ पर मबनी है, उनकी तहकीकात फ़ौज के अंदर बहुत अच्छी होती हैं। हाँ नहीं, वो जब एक उनका अदारा अपना निज़ाम है अदारे खुद के बारे तसाबी का। जी जी, लेकिन जी, एक तरफ वही तो मैं अपना कह रहा हूं, निज़ाम है लेकिन खुद एक- तसाबी का, लेकिन सिविलियन का अदारा- तसाब भी अब वही कर रहे हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि लेकिन जब कोई दूसरा अदारा सिविलियन का एहतसाब करेगा तो जाहिर है इस पर सवाल पैदा होंगे। तो जब फ़ौज का एहतसाब फ़ौज खुद करती है तो सिविलियन का एहतसाब भी सिविलियन को वो करना शायद यही वजह हो सकती है जजेस सोहेल साहब मौजूद कि हैं। आज तक ये आपके पास ये हो सकता है ना कि सिविलियंस का एहतजाब चूंकि सिविलियंस ने आज तक नहीं, किया मेरा नहीं ख्याल है। है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इन्होंने तो बड़ा बेलाग एहतसाब किया। ये तो नहीं आप शिकायत नहीं, कर मैं माजी की बात कर रहा हूँ जो माजी में नहीं, रिवायत अब रही तो है। आज तक हमारी भी बड़ी एक्टिव हाल की बात करें ना, एहतजाब हुआ नहीं है, शायद ये इसलिए रिवायत ये वाली डाली हाल की बात भी तो करें ना। ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बाद हज़र हमारे साथ मौजूद होंगे। सोहेल साहब एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। तो क्या में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आरिफ निज़ामी साहब, सोहेल वड़ाइच साहब तो मौजूद हैं ही, और अब हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हम्माद अज़हर साहब ने, वफाकी वज़ीर मुमलिकत। आपको खुशामदीद कहते हैं बैरिस्टर साहब। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसकी रोशनी में सवाल में पहला आपसे ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आपकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 172 लोगों को ECL में डाल देंगे, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं, उनके ख़ानदान के लोग भी हैं, उनके हमशीरा भी हैं, उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं उस पार्टी के, उनके करीबी दोस्त भी हैं, तो इससे शायद ये तासुर उभरेगा और इसका इतनी खदशात का इजहार अभी जो जलसा हो रहा था वहाँ पर किया भी गया कि आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर रहे हैं एक ख़ास पार्टी को या अपोजिशन के तमाम लोगों को, दोनों बड़ी पार्टीज़ को। ये इसका क्या आप जवाब देंगे? और ऐसे सोहेल वड़ाइच साहब भी कहते हैं कि ऐसी रवायात इससे पैदा होने का खदशा है जो मुस्तकबिल में जाकर पाकिस्तान के लिए शायद ज़्यादा अच्छी ना हो। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कानून के सामने कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई ओहदेदार नहीं है। कानून के सामने ये सब लोग मुल्ज़िम हैं, और मुल्ज़िम हैं अरबों रुपए के नहीं, खरबों रुपए के फ्रॉड्स के लिए। और माजी में बहुत सारे लोग जो हैं जिनके ख़िलाफ़ ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वो मुल्क बदर हो गए, वो मुल्क छोड़ के चले गए, वापस नहीं आए, कोर्ट्स का सामना नहीं किया। जहाँ तक रवायात की बात है तो ये हमारे मुल्क की रवायत रही है कि अगर कोई गरीब आदमी साइकिल चोरी करता है तो उसे थानेदार उल्टा टांग देता है, लेकिन अमीर आदमी अगर अरबों खरबों रुपए की भी चोरी करता है तो हम लोग उसका दिफा करते हैं कि सियासी निज़ाम जो है वो ख़तरे में डल जाएगा, जमहूरियत जो है वो ख़तरे में डल जाएगी, और पता नहीं क्या आसमान टूट जाएगा। जब तक हमारे मुल्क में कानून का ऐसा निज़ाम नहीं आएगा कि जिसने भी कोई जुर्म किया है, और यहाँ पे जो जराइम हुए हैं
ऐसे जराइम, शायद इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क जो JIT ने सामने अपने रखा है लाके पूरी कौम के, शायद दुनिया में इससे बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं था। तो अगर हम इन लोगों को कोर्ट के सामने इस वजह से पेश ना करें, कानून का जो कटहरा है उसको इस वजह से बंद कर दें कि कोई बड़ा सियासी लीडर है या कोई बड़ा नाम है, तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। इस रवायत को छोड़ के अब हमें रूल ऑफ लॉ की रवायत जो है उसे अपनाना चाहिए। नहीं, लेकिन देखें ना, ये जो अभी तक तो ये जो JIT की रिपोर्ट है, सबसे पहले तो देखें ना मीडिया ट्रायल जो हुआ है कि इसको पहले ही लीक कर दिया गया मीडिया को। जो फरीक अव्वल था तो उसको तो बाद में मिली उसकी कॉपी, लेकिन चलें जो भी है। लेकिन ये तो अभी JIT की रिपोर्ट है, इस पर ये फैसला होना है कि आया इसमें कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी साबित हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो पहले तो रवायत यही रही कि वो मुलजिम है, अभी मुजरिम तो नहीं है। लेकिन जो हुकूमत का रवैया है वो ऐसा लगता है कि ये मुलजिम भी हैं और मुजरिम भी यही हैं। देखें, जो ECL का कानून है वो तो यही कहता है कि अगर कोई ऐसा मुलजिम है जो किसी बड़े जुर्म के अंदर जिसका नाम आया है, और अभी तक इन्होंने JIT के सामने कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब तो दिया नहीं है। 28 तारीख को अब दोबारा तारीख लगी, या देखते हैं क्या जवाब देते हैं। लेकिन ECL का कानून तो यही कहता है कि अगर हुकूमत को ऐसा महसूस होए कि किसी बड़े जुर्म के अंदर मुलजिम जो है उसके मुल्क से फ़रार होने का ख़तरा है, और उसको फिर उसके ऊपर कानून जो है वो उसको वापस लाने में उस पर मुश्किलात होंगी, तो ऐसे मौके में नाम जो है वो ECL पर डालना लाजमी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कानून की जो स्पिरिट है उसको हुकूमत ने फॉलो किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। जो ये सामने जराइम सामने रखे गए हैं, अगर आप JIT की रिपोर्ट पढ़ें तो अभी तक तो इसमें से कोई ना तसल्ली बख्श जवाब निकला है, और बिल्कुल इसमें ये एक ख़तरा है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जाने का उनका ख़तरा मौजूद है अपनी जगह पे। जी सोहेल वड़ाई साहब, ये आपने इनकी बात सुनी, इसमें सिर्फ मैं ये इजाफा करूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने कह दिए कि इंशाल्लाह 31 तारीख तक जरदारी साहब जेल में होंगे, उन्होंने तो फैसला सदर कर दिया है। तो आपका क्या तबसरा है जो कह रहे हैं अपने कि ये रूल ऑफ लॉ की हो रही है, गरीब आदमी जो है उसको तो साइकिल चोरी करने में पकड़ लिया जाता है, लेकिन किस लिए कि बहुत बड़े सियासतदान हैं, दे गो स्कॉट फ्री। हमाद साहब जिस ख़ानदान से तल्लक रखते हैं ये हमेशा इत्दाल की सियासत करते रहे हैं। मियाँ आज़र साहब के घर मुझे ख़ुद याद है कि इनकी बहन की, हमाद साहब की सिस्टर की शादी पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी। ये मैं भी मौजूद था। और पीपल्स पार्टी, नून लीग और इनसे सबके इनके अच्छे मरासम रहे हैं। अब अगर ये बात ये कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ही पार्टी रहनी है, नून भी सारी चोर है, पीपल्स पार्टी भी सारी चोर है, सबको कानून के आगे झुकना है और सिर्फ PTI ने ही साफ शफाफ रहना है, तो मेरा ख़्याल है कि हमाद साहब अब नौजवान हैं, इनमें जोश व जज्बा है, शायद ये दुरुस्त कह रहे हों। और हम चूँकि ज़रा इनसे ज़्यादा उम्र के हैं, हमारी अकल में ये बात ना आती हो, लेकिन जब भी माजी में इस तरह हुआ है उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। जब बेनज़ीर भुट्टो को जिस दिन नवाज़ शरीफ ने नाअहल किया था और उनके ख़िलाफ़ जस्टिस क़य्यूम ने सज़ा सुनाई थी, उस दिन नवाज़ शरीफ की किस्मत का फ़ैसला भी हो गया था। क्या पाकिस्तान के लोगों ने 2018 में सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ को ही वोट दिया है? क्या नून लीग को वोट नहीं दिया? क्या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया? ये मुनासिब नहीं है। तहम्मुल से काम लें और इतनी एग्रेशन से काम ना लें कि कल को मामलात जो है वो संभालना मुश्किल हो जाए। जी हमाद साहब, ये जो कह रहे हैं इसमें सिर्फ मैं आप बात दें इनका तफसीली, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ एक बात आपके लिए कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाह रहा था, उसका भी जवाब साथ दे दीजिएगा कि वो ठीक है आपकी बात गरीब अमीर सियासतदान और जो, लेकिन जरदारी साहब का जैसा भी सोहेल वड़ाई साहब कह रहे थे, ये तो 9 साल कैद काट चुके हुए हैं, तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि यहाँ सिर्फ गरीब आदमियों का एहतसाब हुआ है। जी फरमाइए। मैं तो जनाब ये कहूँगा कि अगर इत्दाल पसंदी इस चीज़ का नाम है कि आप इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस के सामने अपनी आंखें बंद कर लें और किसी मसलहत का शिकार हो जाएं, ज़ाती ताल्लुकात की बिना के ऊपर बड़े बड़े संगीन करप्शन के जो इस वक्त एक्ट्स यहाँ पे कमिट किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क्स बिछाए गए हैं, या तो सोहेल वड़ाई साहब बता दें कि अगर ये इतने ही बेकसूर हैं तो अल अज़ीज़िया स्टील मिल जो थी
उसके लगाने के पैसे कहाँ से आए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ओमनी ग्रुप का नेटवर्क बनाया गया, ये शेल कंपनीज़ का जो नेटवर्क बनाया गया, एतदाल पसंदी की इन्होंने बात की, तो एतदाल में रहते हुए हमें बता दें कि ये सारी जो रकमें थी ये तो कैसे बाहर मुंतकिल की गई, तो फिर हम मान लेते हैं, फिर हम रूल ऑफ लॉ की खातिर रही है, मैं नहीं रहा, फिर हम एतदाल पसंदी की खातिर, फिर हम सब चीज़ों की खातिर हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, हम पीछे रख देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब इनकी रसीदें दे दें हमें सारी, तो हम ये सारी चीज़ें फिर भूल जाते हैं। इत्तेदाल पसंदी हर जगह छा जाएगी, मसलियत हर जगह छा जाएगी, जो ऑपोजिशन बार-बार लोग मुझे भी मौका देना, मुझे मौका दे, देखिए मैं तो सियासतदान नहीं हूं, अगले 40 साल बात करेंगे। असदुल्ला खान साहब जी सर, जी सुहेल साहब, मेरी जरा बात सुने ना। जी देखें मैं तो सियासतदान नहीं हूं ना, मैं तो एक साफी हूं। मैं तो आपका कंडक्ट भी देखता रहा हूं कि आप नून लीग में रहे पूरी फैमिली, अब आप पीटीआई में हैं। अब जिस जमाने के ये सारे जुर्म हैं उसके बाद तो आप नून लीग में रहे और आप लोगों ने गवर्नर भी रहे, तो उस वक्त तो आपको ये जुर्म नजर नहीं आए, ना अल-अज़ीज़िया नजर आई, बल्कि आप उनकी मदद करते रहे। हकाइक सामने आए हैं, ये जो हकाइक सामने आए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इन्होंने शुगर मिल भी ली। नहीं अच्छा, उस वक्त उन्होंने शुगर मिल भी ली। देखिए ये ना करें थोड़े यार, इतनी ना बड़ा बाकी है, बिल्कुल गलत बात है आरिफ निज़ामी साहब, कोई उन्होंने शुगर मिल नहीं ली, शुगर मिल बिल्कुल उन्होंने नहीं ली, ना मियां नवाज शरीफ साहब से ली, ना मियां शहबाज शरीफ साहब से ली, ऐसी है बिल्कुल, इसकी मैं तरदीद करता हूँ। और जहाँ तक बात है मेरे रहने की, मैंने तो 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में अपनी आँख खोली है, इंशाल्लाह इसी के अंदर मैं आज अगर सियासत करूँगा तो इसी जमात में रहूँगा। लेकिन ये कहना कि जी इत्तेदाल पसंदी है तो इसलिए आप जरदारी सियासत को नहीं मानते, उसके ऊपर तो ऐलान ला ताल्लुक ही कर रहे हैं आप अपने, और अब जाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, जाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अजीजिया स्टील मिल कैसे लगी, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, इसको भी भूल जाएं और अगले 35-40 साल के लिए भी अब इत्तेदाल की सियासत के नाम में हम मसलिहत की सियासत करें। नहीं मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था सवाल, मैं हमारे साथ ये पूछना चाहता था। आप तो पार्टनर रहे हैं शरीफ खानदान के, आप तो शरीफ खानदान के पार्टनर रहे हैं, उन्हें पैसे देते रहे हैं, उनके साथ मेरा ख्याल तारीख आप किसी दिन मेरे साथ बैठ जाना, पंजाब रहे हैं, आप किस तरह से ये कर रहे हैं? साहब और दोबारा दोहरा दूंगा, रहे स्टील बिजनेस के अंदर पार्टनर रहे, आप कैसे तनकीद कर सकते हैं उन पर? गलत जगह फंस गए हमारे साहब बिजनेस के अंदर। मैं वैसे आपकी समझ से आई एम सॉरी टू से, लेकिन किसी दिन आप सारे हजरात मेरे साथ बैठ जाएं तो आपको मैं तारीख दोहरा दूंगा। हालांकि मैं उस वक्त पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन जो पिछले 40-50 साल की तारीख है वो दोहरा दूंगा। आप खुद ही फैसला कर लेना कि हम पार्टनर रहे थे कि नहीं रहे थे, और कौन रिसीविंग एंड पे था और कौन गिविंग एंड पे था। अच्छा एक चीज चीज़ों का भी मैं एहतसाब कर दूंगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने क्योंकि तारीख की बात की तो फिर शायद इनकी भी तारीख हम थोड़ी सी मैं बयान कर। अच्छा नहीं, मुझे एक माजरत के साथ मौका बयान करना नहीं, वो सही है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता, पूछना चाहता एक चीज़ तो बहरहाल तासुर हमारा साहब तसलसल से उभर रहा है ना, वो ये उभर रहा है और बार बार अपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि जी ये कार्रवाई पीटीआई के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है। जिस रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं उसमें पीटीआई के खिलाफ एहतसाब उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो आज उन्होंने जिस तरह से नाम भी लिया, अलीम खान, अलीमा खान के नाम भी लिए और ये कहकर बल्कि वो इस हद तक कहते हैं कि जी आपका कोई गठजोड़ है ना। तो ये बात कर दूं कि इस वक्त जो ऑफशोर प्रॉपर्टीज डिटेक्ट हुई हैं उसमें सबसे पहले जो रिकवरीज हो रही हैं और जो सबसे ज़्यादा ताउन भी हमें मिल रहा है वो अलीमा खान से मिल रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी तमाम मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी, लेकिन उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक टैक्स डिक्लेयर नहीं किया तो उनसे टैक्स भी रिकवर किया जा रहा है और जुर्माना भी पूरा लिया जा रहा है जो उनके टैक्स से भी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी सफ़ों में कोई शख्स है तो किसने रोका है? बिल्कुल नहीं। हम अक्सर लोग तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए हैं, पहली दफ़ा पब्लिक ऑफिस में आए हैं, लेकिन अगर कोई पुराने लोग भी शामिल हैं और उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं उनको बिल्कुल पकड़ें। हम खुद उनको नैब की दलहीज़ पे लेके जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी इत्तेदाल पसंदी करो या किसी मसलहत के नाम पे या ज़ाती ताल्लुक़ के नाम पे अब कानून का जो रास्ता है उसको रोक लिया जाए और वो जो रवायती तरीका है उसको अपना लिया जाए। हम बिल्कुल ऐसा कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। हम खुद अपनी एहतसाब को अपने सामने रखेंगे और उनको हवालात के अंदर नैब के सामने उनकी तहवील में छोड़ के आएंगे। हमाद साहब ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो है ना एक्शंस वो फ़र्क हैं। मसलन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया उन्होंने साफ पानी में और वो दूसरा क्या केस था आशियाना में उनको अंदर कर दिया और उनको पकड़ के डाल के तो चाबी अपने जेब में डाल ली। और भी कई ऐसे केसेस हैं जो ऐसे हुआ कि जो जिनका तल्लक PMLN से था उनके साथ, बल्कि यहाँ तो ये हुआ कि नैब ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बड़ी बदसलूकी की। फिर एक सरगोदा यूनिवर्सिटी के तो एक साहब
मर गए, उनको पर हथकड़ियाँ डाली गई, वो जुडिशियल कस्टडी में होगा। जुडिशरी कस्टडी, लेकिन वो जो है अच्छा, मैं मैं आपके दायरे का निज़ामी साहब, मैं इसमें अर्ज करूं नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर आप कह मुझे रहे हैं, इजाज़त दें। जब मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ कि जब आपके लोग जाते हैं तो वो कहते हैं आइए जी तशरीफ रखें, चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, उनसे गपशप करके आप उनको घर भेज देते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, अब जरा मेरी भी ये बात इनसे भी तो सुनिए। यही होना चाहिए ना। जी हमाद साहब, चलें मैं ज़रा आपके सामने अर्ज़ कर देता हूं कि JIT बनाई गई तो मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद जब ये शहबाज ठीक शरीफ है। साहब को, नवाज शरीफ साहब को बेल हुई तो अदलिया उस दिन आज़ाद हो गई थी। उसके बाद जब हुदैबिया के अंदर शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिली तो इत्तेदाल पसंदी की फतह हो गई। लेकिन जब फैसला खिलाफ आता है तो उस दिन इंतकाम भी शुरू हो जाता है, उस दिन विक्टिमाइजेशन भी शुरू हो जाती है, उस दिन इत्तेदाल पसंदी भी ख़त्म हो जाती है और उस दिन हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक गवाह पेश हुआ, जब उसको दोबारा बुलाया गया तो पता लगा वो मुल्क छोड़ के चला गया। जब रिकॉर्ड की बात होती है तो पता लगता है कि वो उस बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है और सारा रिकॉर्ड जो है वो पिछले हफ्ते लाहौर में जल चुका है। तो ये सारी कंसिडरेशंस होती हैं जो जज अपने सामने रखता है किसी को बेल ग्रांट करते वक्त या ना करते वक्त। और मैं आपको याद दिलाऊं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड जो है वो सेंटेंस की रखी है काफ़ी माँ मरियम नवाज़ साहिबा की भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी। तो उस वक्त तो इंसाफ का बोलबाला था, उस वक्त तो फतह थी, उस वक्त तो इंतकाम नहीं था, मिठाइयाँ भी बांटी गई। लेकिन जिस दिन फैसला पलट जाता है किसी, अब इतने सारे रेफरेंस हैं, सारे रेफरेंसेस के फैक्ट्स एक के दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जब किसी में फैसला एडवर्स आ जाता है तो उस दिन ऐसे होता है कि जैसे क़यामत टूट पड़ी है और इंतकाम हो गया है। लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता जो JIT में पूछे गए, जो दूसरे केसेस में पूछे गए, इनका जवाब नहीं दिया जाता। सही। सोहेल साहब, एक चीज़ जो आज भी कही गई और पीपल्स पार्टी जी मैं आप बिल्कुल कहिए, मैं सिर्फ ऐड साथ में ये करना चाहता क्वेश्चन कि बार बार एक तासुर ये ज़रदारी साहब छोड़ रहे हैं और बिलावल ने भी कहा कि कठपुतली है ये हुकूमत, तो डोरियां कोई और ला रहा है और गवर्नेंस कोई और कर रहा है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, बल्कि इसमें ये भी ऐड करें, हमाद साहब भी बताएं। वो कहते हैं बिलावल साहब के ये बेनामी वज़ीर आज़म है। हाँ। अगर बेनामी अकाउंट है तो वज़ीर आज़म भी बेनामी है। जी सोहेल साहब। जी हमाद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, माशाल्लाह बड़े खुश हैं, हमारे तो भतीजे भी लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इत्तेदाल पर आपको जब सूट करता है आप तो इत्तेदाल करते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, इस पे फिर क्यों मान गए हैं अपने, इस पे क्यों आपने अपना मौक़िफ़ बदल लिया जब आप समझते हैं कि वो मुजरम हैं और उनके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जो तो आप सहूलत दें किसी को वो तो ऐन बहुत अच्छी होती है, वो तो मुल्क के मफाद में है। जिस पे हम बात करें हमारा मजाक उड़ाते हैं आप और उस पर बार बार ताने देते हैं। तो वही असूल रखें ना कि अगर वही असूल जिसमें आप सहूलत दे रहे हैं उसमें हम अगर किसी की हमायत करें तो हमारे पे आप जो है वो ताने देते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। कल को आप मुश्किल में होंगे तब भी हम ऐसी लगा रहे किसी की हमायत करने हम ही नवाज शरीफ के खिलाफ, हम भी नवाज शरीफ के खिलाफ जो थे वो सबसे आगे होते थे। बात सुन लीजिए, आपने क्योंकि सवाल 2 कर दिए फिर टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं हमें पहले बात तो करने दें ना। हमाद साहब आप छोटे हैं लेकिन आप में बड़ा जोश है, लेकिन आपने इतने ताने दिए हैं इत्तेदाल को कि मुझे लगता है कि कोई इत्तेदाल बहुत बड़ी बीमारी है जिससे आप दूर रहना चाहते हैं। नहीं आप जरूर जा रही है, उससे काम लें, आप जरूर इंतहा की कोशिश से काम लें, आप जरूर दबाव से काम लें। इत्तेदाल कोई बुरी चीज़ है तो बिल्कुल आप इससे परहेज करें, वाकई ये बहुत बड़ी बीमारी है। और ये शहबाज शरीफ साहब को PSC का चेयरमैन लगाने में इत्तेदाल का मुजाहरा क्यों किया, ये सवाल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मियां शहबाज शरीफ साहब को क्यों बनाया चेयरमैन, इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी बड़ी विगरसली डिबेट हुई, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बॉयकॉट किया हुआ था कि बाकी तमाम जो कमेटीज़ हैं बशमूल फाइनेंस कमेटी के, उसके ऊपर उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में नाम देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव बिज गया था। तो गवर्नमेंट का हाथ जो था वो एक तरह से फोर्स किया गया इस तरफ कि अगर हुकूमत को आगे चलाना है, पार्लियामेंट को आगे चलाना है तो फिर इनको, और इसके अंदर बड़े लोगों ने रेजिस्ट भी किया। बड़े लोगों का ये ख्याल था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर किसी भी पार्टी से कोई बंदा आ जाए, लेकिन कोई ऐसा बंदा आए जिसके ऊपर करप्शन का कोई रेफरेंस ना होए। जहां तक ताने देने की बात है तो ये रिकॉर्डिंग इसकी मौजूद हुई, जो गुफ्तगू सोहेल वड़ाइच साहब ने शुरू में की है
मुख्तलिफ लोगों के हवाले से और नहीं, लेकिन अब मुख्तलिफ इसमें हमारा सियासी साहब तारीख वो के जो हवाले कॉम्प्रोमाइज से की बात कर रहे हैं उस पे सोहेल किसी बड़ाई दिन साहब, बैठ के एक अलहदा प्रोग्राम उसमें किया एक जाएगा, तो- लेकिन वो बहरहाल अब रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं, लेकिन हमारे साहब अब एक मुझे ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद जारी कर सकते हैं शहबाज शरीफ बतौर पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन के। और दूसरी बात यह है कि वो जिस इदारे से उनके केसेज इनिशिएट हुए हैं, नैब से, नैब के चेयरमैन को वो तलब कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते, उसका कल जवाब वो नहीं, वो कर सकते हैं, वो उनके पास इख्तियार है। वो नहीं करें अखलाकी तौर पर तो वो एक अलग बात है, वो कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है। अंडरस्टैंडिंग जो इसमें एग्रीमेंट हुआ है, जो नहीं ऐसे नहीं है। जो नैब के और FIA के जो इदारे उनको तहकीक कर रहे हैं, उनको तो वो तलब नहीं कर सकते, ना ही वो अपने से रिलेटेड जो केसेस हैं या अपने दौर से रिलेटेड understanding हुई केसेस है, हैं उनको वो खोल सकते हैं। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वहाँ पे ये चीज़ उनको अलाउड नहीं होएगी। वो ये पहले से 30 तय शुदा है। थैंक यू ठीक है, सही है। चलिए एक ब्रेक, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं हमारे साथ, और सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। सोहेल बड़ाई साहब, एक चीज़ जो हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक और चैलेंज भी है कि पकड़ धकड़ का, इसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो, इसका तो बहुत चर्चा है। और ये चीज़ तो बड़ी सूरत के साथ इस्टेब्लिश की जा रही है कि वो भी चोर है, फलां भी जो है उसका भी नाम आ गया JIT में। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है कि इन लोगों से वापस पैसे, ये IF भी बंद कर दें ज़रा, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि आप इन लोगों से पैसे भी वापस लेकर आएँ जिनसे आप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे जो हैं वो बाहर रखे हुए हैं। तो आपके ख्याल में अगर ये नहीं वापस आ सकेंगे या नहीं लाया जा सकेगा, जो कि अभी तक नहीं हो सका, तो ये कहीं उल्टा PTI को फेस तो नहीं करना पड़ेगा इसका ये इल्ज़ाम PTI के साथ बैकलैश हो जाएगा? जी देखें जी, जहाँ तक तो PTI की ये लाइन है या जुडिशरी की ये लाइन है, इसका मैं समझता हूँ कि एवनफील्ड फ्लैट्स हों या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ फैमिली ये अवामी तौर पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। और इस बारे में जो शुबहात हैं वो बड़े हैं। कानूनी तौर पर तो ज़ाहिर है उन्होंने मुकदमा लड़ा है, लेकिन जिस तरह से इमरान ने अपनी बात बड़ी वाज़े तौर पर की है करप्शन की, इसके दिफा में ना नून लीग और ना पीपल्स पार्टी कोई ऐसे मजबूत निकात नहीं ला सकी जिस पर कि वो उनको विंडिकेट कर दिया जाए। इस बारे में शुबहात, तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात जो हैं वो बड़ी हद तक मुअस्सर हैं, और लोगों में ये साबित नहीं हो सका कि ये टोटली बेगुनाह है। इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ का गुनाह बन रहा है और जो उसकी गलती बन रही है कि वो जो कह रही है कि जी हम इसमें फ़रीक नहीं हैं, ये भी ठीक नहीं लगता। लगता यह है कि उनके तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ही नैब में तहर्रुक आया है, उसके बाद ही ये सारे गिरफ़्तार हुए हैं। इसलिए इसको अगर सिर्फ ये कहा जाए कि ये मामूल की कार्रवाई है तो ये हरगिज़ नहीं है। इसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल वैनम जो है वो भी शामिल है। इसलिए तीनों ही अपनी अपनी जगह पर यूँ समझिए कि मुल्ज़म ठहरते हैं कि ना तो PTI ये कह सकती है कि जी हमने कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद हो रहा है, और जो नून और पीपल्स पार्टी है वो भी ये नहीं कह सकते कि हम पर जो इल्ज़ाम है वो टोटली बेबुनियाद है। कम अज़ कम अवामी अदालत में वो उनका मुकम्मल तौर पर दिफा नहीं कर सके। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इसी के अंदर सारी पॉलिटिक्स हो रही है। जी सोहेल साहब, लेकिन मसला ये है कि पिछले ख़ास तौर पर पिछले 5-7 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी तकरीरों में, अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में एक चीज़, वो करप्शन का नारा लगाया। अब अगर उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका मसला ये है कि अगर वो ये सब चीज़ें ना करें और वो कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर दें, तो फिर उनसे सवाल किया जाएगा कि आप तो करप्शन की एलिमिनेशन का नारा लगाकर आए थे, तो आपने क्या किया? तो उनको अपनी सियासी बका के लिए भी तो उनके लिए शायद ज़रूरी नहीं है कि वो ये सब करें। उनको कंटेनर से कौमी असम्बली का सफ़र अब तय कर लेना चाहिए। खान साहब को 4 महीने हो गए। सही है, लेकिन वो जो उनका वोटर और सपोर्टर खड़ा हुआ है अभी वहीं पर, उसी नारे के पीछे कि जी आपने तो कंटेनर पर खड़े होकर करप्शन के खात्मे का नारा लगाया था। नहीं, फिर तो या कंटेनर पर खड़े रहे या मुल्क चलाएं। जी क्यों जी सोहेल साहब? जी मेरा ख्याल है कि देखें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेजिस्लेशन।
इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है नैब के अंदर अमेंडमेंट्स लाज की। फिर आप करप्शन के ख़िलाफ़ जब आप सारी पार्टियों के साथ मिल के लेजिस्लेशन करें, और जाहिर है कौन सी पार्टी है जो चाहेगी कि जी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कौन सी पार्टी है जब अब खुद कह रही है पीटीआई के जी नैब लाज के अंदर तरमीम होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो दुनिया भर में कानून साजी की जाती है। आप कानून सख्त बना दें, आप जो है, लेकिन साथ ही साथ उनको पूरा दिफा का मौका भी दें। अभी तो जो नैब लाज हैं उसमें दिफा का मौका ही नहीं है कि भाई नैब इल्ज़ाम लगाती है और साबित भी मुल्ज़म करता है कि भाई आप साबित करें कि ये इल्ज़ाम ठीक है या नहीं है। तो ये दुनिया के जो कानून है इंसाफ का, उसके ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए नैब को आज तक किसी भी अपोजिशन और किसी भी हुकूमत ने नहीं माना, और इसको हमेशा एक इंतकाम के विंग के तौर पे यूज़ नहीं, किया ये तो जाता है। आपको मालूम है जब सुहेल तक वड़ाई ये साहब, फेयर नहीं होगा। नैब तो बनाई मुशर्रफ ने इसी मकसद के लिए थी जिसके लिए इस्तेमाल हो रही है। चलें, ये तो खैर एक चीज़ है। अब देखा जाए तो आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी थी। आपका भी उनसे एक तल्लक था, मेरा भी एक गहरा तल्लक था। आज जहाँ पीपल्स पार्टी खड़ी है, जी जी, जरदारी साहब की गिरफ्तारी या ना होने के बावसफ़ पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? देखें, पंजाब के अंदर तो फ़िलहाल कोई मुस्तकबिल इसलिए नज़र नहीं आता कि उन्हें बिलावल अगर पीटीआई के मुकाबले में ऐसी अपोजिशन नहीं करते जो नून से बढ़कर हो, तो उस वक़्त उनका कोई चांस नहीं है पंजाब में। इस वक्त भी नून बहरहाल उनसे बेहतर अपोजिशन परफॉर्म कर रही है पंजाब में, और उनकी बिलावल साहब को चाहिए था कोई नई पॉलिसीज़ लाते, कोई नई जो है तंजीम लाते, अपने नए साथी लाते, और कोई ना कोई अब तक पंजाब में उनका कोई तहर्रुक नज़र आता। लेकिन वो ज़्यादातर, अच्छा, दूसरा पीपल्स पार्टी का असल इम्तिहान ये है कि वो सिंध में परफॉर्म कैसे करती है। तो इन दोनों मामलात में पीपल्स पार्टी ने पिछले 5-7 साल से कोई बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई। ना तो सिंध हुकूमत ऐसी आइडियल हुकूमत बनी है जिस पर रशक करके लोग कहें कि यही निज़ाम दूसरे सूबे भी लाएं, और ना ही बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर नून से कोई बेहतर अपोजिशन पेश कर सके हैं। इसलिए जब तक वो ये नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका कोई चांस नहीं अच्छा, है। कुछ लोग कहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं इमरान कुछ लोग खान कहते हैं कि जरदारी साहब बिलावल को फ्री हैंड ही नहीं देते। हो सकता है इसमें भी कुछ दुरुस्त हो, लेकिन वो बाप हैं, वो मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा बिलावल पर मेहरबान होंगे और उनको ज़्यादा जानते और अब होंगे। मजबूरन देना पड़ेगा वो एक फ्री हैंड। प्रोटेक्टर भी तो हैं उनके। हो सकता है कि उनके फायदे, जी, वो बिल्कुल समझते देना होंगे उनके पड़ेगा, फायदे में लेकिन उनको ज़ाहिर है फ्री उन्हें हैंड ना उनकी देना। ज़िंदगी का भी, जी मेरा ख्याल है सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। हाँ, ये वो चाहते सही है। हैं कि बेटे की पहले शादी हो जाए, बिलावल अभी शादी भी नहीं करवा रहे, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फैमिली के अंदर चीज़ें होती हैं, तो ये तो मौजूद है। सर, आखिरी मिनट है, मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कोई सियासी जमातों में कोई टूट फूट तोड़ फोड़ देख रहे हैं आने वाले चंद हफ्तों में? जो दावे किए गए हैं कि जी इधर से उधर लोग जाएंगे और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं? ये जी मेरा ख्याल है बनेंगे, तो ये कोई इतनी गलत बात नहीं। लोग हुकूमत में जाना चाहते हैं, अपने काम करवाना चाहते हैं। अभी फौरी तौर पर कोई इलेक्शन का चांस नहीं है, ना कोई इलेक्शन का रिस्क लेना चाहता है। और दूसरी तरफ अभी इमरान की जो हुकूमत है वो उसकी मकबूलियत कायम है। 6 महीने के बाद मेरा ख्याल है कि ये रिवर्स शुरू होगा, क्योंकि मईशत मुझे नहीं लगता कि इनके कंट्रोल में है, और अगर मईशत कंट्रोल ना हुई तो हुकूमत भी कंट्रोल में नहीं। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया। ये नारे प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।